अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में एक बड़ा इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की फ़ी लीटर प्राइस जो अब मुकर्रर की गई है वो 305 रुपये और 36 पैसे मुकर्रर की गई है और डीज़ल की जो प्राइस है वो 311 रुपये और 84 पैसे मुकर्रर की गई है। और ये इजाफ़ा उस वक्त किया गया है जब आवाम पहले ही सड़कों पर है और जो बिजली के बिल हैं और जो वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं, तो इसी वजह से अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं और फ़िलहाल अब अवाम को हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने ये ऐलान ज़रूर किया है कि 48 घंटे में वो आवाम के लिए इंशाल्लाह ज़रूर कोई बिजली के बिल्स के हवाले से बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा वो ऐलान क्या हो सकता है, क्या रिलीफ हो सकता है? बिजली के बिलों में 2 महीने का रिलीफ हो सकता है। IMF से इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की बातचीत चल रही है और जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो इस हवाले से IMF को प्लान भी बना के दे रही है, क्योंकि IMF ने कहा था कि अगर आप जो बिजली के बिल्स हैं यहाँ से अगर टैक्सेस को इकट्ठा नहीं करते, जो कि हदफ मुकर्रर किया गया है एक मुकर्रर मुद्दत के लिए, तो फिर आप वो टैक्सेस कहाँ से लेंगे? क्योंकि IMF के साथ पाकिस्तान को की जो डील है उसके तहत पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से टैक्सेस तो इकट्ठे करने हैं। और पाकिस्तान का जो FBR का सिस्टम है, पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम कोई सही तरीके से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये सारी जो मुश्किलात हैं अब पे दर पे इकट्ठी हो रही हैं और जो अवाम है उनको ये सारा जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। और जो बिजली की प्राइसेस हैं वो क्यों इंक्रीज़ हुई हैं? वजह यह है कि उस वक्त भी हदफ जुलाई इनका मुकर्रर हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था, और इसके अलावा इन्होंने जुलाई के महीने में 7 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली की प्राइस थी वो बढ़ाई थी। वो बिल लिया इन्होंने, टैक्सेस भी बीच में डाले इन्होंने, उसके बावजूद ये वो हदफ पूरा नहीं कर सके जो इनको उम्मीद थी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये हुकूमत चली गई और निगरान हुकूमत आई, तो फिर इन्होंने दोबारा से जो जुलाई का महीने के बिल थे और जो अगस्त के महीने के बिल थे वो इकट्ठे करके एक ही दफ़ा आवाम को अगस्त के महीने के लिए भेज दिए और प्राइस जो है फ़ी यूनिट वो 15 रुपये मुकर्रर कर दी। उसके बीच में बेतहाशा टैक्सेस डाले गए, कैपेसिटी चार्जेस डाले गए। और मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं। कैपेसिटी चार्जेस वो होते हैं कि अगर जो बिजली घर है उसने बिजली बनाई है, जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उन्होंने बिजली बनाई है, अगर आपने वो बिजली खर्च नहीं की जो कि उन्होंने बनाई है, तो फिर वो जो चार्जेस हैं वो भी आपको ही देने पड़ेंगे। और फिर वो बिल्स में जो आए चार्जेस, तो उसने आवाम की चीखें निकलवा दी। और इसके अलावा जो इनकम टैक्सेस थे, जो फाइलर थे लोग, उनको भी इनकम टैक्सेस डाले गए। हालांकि जो फाइलर थे उनको इनकम टैक्सेस नहीं डाले जा सकते थे, सिर्फ नॉन फाइलर्स को इनकम टैक्सेस जो हैं वो डाले जा सकते थे। अब जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो अब प्लान बना रहे हैं। हुकूमत इस पर जो है वो सीरियस तौर पर सोच रही है कि आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ देना है। इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है कि बिजली के जो बिल हैं उनमें टैक्सेस कम होंगे और पेट्रोल की जो ये प्राइस बढ़ाई है इसमें ऐड कर दिए गए टैक्सेस, बाकी किसी और जगह से टैक्सेस जो हैं वो निकाले जाएंगे। बहरहाल आवाम के लिए अभी कोई सुख नहीं नज़र आता और ये तो अभी 1 महीना हुआ है। अभी आप आगे देखिएगा, ये कम से कम जो है वो 8 से 9 महीने में फ़िलहाल मुश्किलात कम नहीं होंगी आवाम की, बल्कि बढ़ेंगी। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं वो इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही हैं 11 रुपये 15 रुपये, तो फिर हर चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्योंकि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जब भी ये पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो पूरी जो मुल्क की चीज़ें होती हैं, जो भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अब देखना ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं
वो अवाम को क्या खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन रिलीफ जो है वो भी 2 महीने के लिए हो सकता है। और ये जो बिल्स हैं बिजली के वो तो हर सूरत देने ही हैं। और ये वज़ीर आज़म साहब ने आज क्लियर कर दी है बात, जब उन्होंने सहाफ़ियों से बात किया। उनका कहना है कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें जो इजाफे की बड़ी वजह है वो एक तो बिजली चोरी है, इसके अलावा जो टैक्सेस का मामला है, लाइन लॉसेस हैं, और जो बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं तो उनका जो ये सारा मामला है उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन जो आर्मी या दीगर इदारे हैं उनके हवाले से उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि कोई भी इदारा फ्री यूनिट नहीं ले रहा, सब अपनी जो बिजली की कीमत है वो अदा करते हैं, बिल्स जो हैं वो अदा करते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो नादरा के रूल्स हैं, जो जिसमें तकर्री है नादरा के चेयरमैन की और उनके मेंबरान की, तो वो जो तरमीम की गई हैं उनकी हायरिंग के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो वो लाज़िम व मलज़ूम थी, क्योंकि नादरा का जो ताल्लुक़ है वो सिक्योरिटी के साथ है और वहाँ पर किसी हाईली प्रोफेशनल बंदे को आना चाहिए। तो इसी वजह से जो तरमीम का मामला था वो वक्त की ज़रूरत थी, इसी वजह से ये तरमीम हमने करनी पड़ी है। लेकिन एक अहम ख़बर यहाँ पर सामने आई है, वो ये है कि एक अवैसुर रहमान नाम के शहरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है नादरा के चेयरमैन की तकर्री के हवाले से और नादरा के मेंबरान की तकर्री के हवाले से कि ये जो नादरा में तरमीम की गई हैं ये नादरा का जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है और ये जो ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है, तो इसको कलअदम करार दिया जाए। और ये जो तरमीम है ये उस वक्त की गई हैं जब नादरा के चेयरमैन का जो एड था वो न्यूज़पेपर में दे दिया गया था, उसके बाद फिर ये तरमीम की गई। इसका मतलब ये है कि जो रियासत है, जो हुकूमत है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो एडवर्टीज़मेंट है नादरा के चेयरमैन के हवाले से जो न्यूज़पेपर में दी गई वो बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि इन्होंने किसी को पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि जो नादरा ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक कोई भी बंदा जो नादरा का चेयरमैन है वो कहीं पे भी इसके अलावा जॉब नहीं कर सकता अगर वो नादरा में जॉब करता है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब इस दरख्वास्त को टेकअप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं अगर वो इस दरख्वास्त को टेकअप कर भी लें तब भी उनकी किसी ने नहीं सुननी। और मैं हमेशा यही बात कहता आया हूँ कि जब से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब पर बुरा वक्त शुरू हुआ है, वो ठीक है कि वो चीफ जस्टिस हैं इस टाइम आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, लेकिन उनके जो फ़ैसले हैं अब उनको कोई इतना सीरियस लेता नहीं है। मुल्क की बदकिस्मती है। और बंदियाल साहब अगर फ़ैसले करते, अगर आइन और कानून के मुताबिक करते तो फिर ये दिन उनको ना देखना पड़ता। और इसके अलावा जो साइफ़र का मामला है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब को साइफ़र के मामले में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और पहले तो तोशा खाना के हवाले से बात होती रही कि इमरान खान साहब का तोशा खाना केस में बचना बहुत मुश्किल है। और तोशा खाना में इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि जी मेरे तोहफे तो मेरी मर्ज़ी, लेकिन जो साइफ़र है इसमें तो इमरान खान साहब बावाज़े बुलंद जलसे में बहुत कुछ कह चुके हैं। और जलसे में वो साइफ़र जो था वो लहरा भी चुके हैं और पूरी अपनी आवाम को बता चुके हैं कि जो ये साइफ़र है ये अमरीकी साजिश है और हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर इन्होंने डी क्लासीफाइड करने का कहा। और ये जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कल मीडिया से भी बात की और कहा कि जो इमरान खान साहब हैं और जो उनके साथी रहनुमा थे जो हुकूमत में करता धरता थे उस वक्त के, तो उन्होंने इसको डी क्लासीफाइड करने का कहा था और 4 लोगों को ये जो साइफ़र था ये भेजने का कहा था, जिनमें एक तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे। इसके अलावा जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे असद कैसर साहब, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट थे
صادق سنجرانی صاحب اور صدر عارف علوی صاحب. تو عمران خان صاحب نے ان 4 لوگوں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو سائفر بھیج دیا جائے اور کاپیز بھیج دی جائیں اور ان کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا بھی انہوں نے آرڈر دیا. لیکن ساری دنیا کو تو نہیں کہا نا, صرف یہ 4 شخصیات کے حوالے سے کہا. تو یہ ڈی کلاسیفائڈ ہونے کا کوئی معاملہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے ڈی کلاسیفائی اس کو کیا ہے. اور جو بیوروکریسی تھی ان کے سامنے جب یہ معاملہ عمران خان صاحب نے ڈی کلاسیفیکیشن کا رکھا تھا تو انہوں نے بھی اس سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, تو یہ کل کو ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گا اور ہم اس میں پھنس جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے پھر بھی اس کو چلانے کی کوشش کی اور آج اب عمران خان صاحب سائفر سکینڈل میں اٹک جیل میں قید ہیں. اور یہ جو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو شہباز گل صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کے ذریعے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کہہ دیا ہے. تو اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو 15 اگست کو جو جوڈیشل کیا گیا تھا سائفر کے معاملے میں, اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اب یہ تماشا لگاتے ہیں اور یہ جھوٹا بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیا گیا ہے یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ساری دنیا کو پتہ تھا, لیکن بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے اور ان کی سیاست ہے, انہوں نے سیاست تو اپنی چلانی ہے. تو اس کے بعد 30 اگست تک عمران خان صاحب جوڈیشل تھے. پھر عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت جو تھی وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب اس کے جج بنے. اور پھر وہ عمران خان صاحب کی چونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اور یہ 16 اگست کو جو عدالت نے ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو خدشات ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کی جو عدالت ہے وہ اٹک جیل میں لگائی گئی اور عمران خان صاحب کو دوبارہ سے 13 اگست تک ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے جوڈیشل کر دیا 30 اگست کے دن. اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کے سامنے جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے انہوں نے 3 درخواستیں بھی رکھیں. ایک تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے بعد از گرفتاری وہ قبول کی جائے, اور اس کے علاوہ یہ جو عوام ہے ان کے سامنے یہ اوپن رکھا جائے معاملہ عمران خان صاحب کا جو یہ سماعت ہو رہی ہے, حالانکہ سماعت تو جیل میں ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جو یہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے جیل میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, جس پہ ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور 2 ستمبر کو دوبارہ سے اس کی سماعت ہوگی. اب یہ جو ضمانت کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی کہ لوگ اب امید لگا کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ہو جائے گی. تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت سائفر کیس میں نہیں ہوگی, اور اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہوگی. اور اگر عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ضمانت کی درخواست دینی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ہیں یہ تو نہیں ضمانت کر سکتے, اب یہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کرنی پڑیں گی اور غالباً انہوں نے دائر بھی کر دی ہیں لیکن ابھی وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں, جب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کے حوالے سے جو تفتیش ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے, اور جے آئی ٹی جو تھی ایف آئی اے کی جو انسداد دہشت گردی ونگ تھا اس نے عمران خان صاحب سے 15 اگست کو بھی اٹک جیل میں تفتیش کی تھی اور پھر 16 اگست کو بھی انہوں نے تفتیش کی تھی. اور پھر انہوں نے جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ہیں 16 اگست کو انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی جج صاحب کے سامنے ایف آئی اے کی ٹیم نے کہ اب ہمیں عمران خان صاحب کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ چاہیے. تو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب جن پہ پی ٹی آئی کے وکلا یا پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے بائسڈ ہونے کا, تو ان کا یہ کہنا تھا ایف آئی اے کی ٹیم سے کہ آپ کو ریزننگ بتانی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کا آپ کو فزیکل ریمانڈ کیوں چاہیے. اور جب وہ اس حوالے سے بتانے میں ناکام رہی ایف آئی اے کی جے آئی ٹی ٹیم تو پھر جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا.
اور وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے. اس وقت عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی تھی اس کیس میں بھی. تو یہ کہنا کہ ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں وہ بائسڈ ہیں تو یہ سراسر زیادتی ہے. اور عمران خان صاحب کی پسند کا کہیں سے فیصلہ نہ آئے نا تو عمران خان صاحب کو ہر بندہ بائسڈ ہی نظر آتا ہے. تو بہرحال ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے عمران خان صاحب کو اب چونکہ 13 ستمبر تک جوڈیشل کیا ہوا ہے, عدالت کی تحویل میں ہیں وہ, تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے اب ایف آئی اے کو چالان جمع کروانے کا کہا ہے کہ آپ 2 سے 3 دن میں چالان جمع کروا دیں. اور چالان جمع کروانے کے بعد اب یقینی طور پر عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو جائے گا. ایک طرف عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوگا کیونکہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد چالان مکمل ہونا ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیا گیا ہے. یہ کلیئر میں آپ کو بتا دوں, اور یہی ریزن ہے. یہ کوئی اگر خوش ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے, انہیں جوڈیشل ہوا ہے, تو یہ جوڈیشل اس وجہ سے نہیں ہوا. اور دوسری طرف جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کا چونکہ 9 روز کا جسمانی ریمانڈ تھا وہ مکمل ہو گیا اور ان کی تفتیش بھی ہو گئی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سائفر میرے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ وزارت خارجہ میں نے جمع کروا دیا تھا. تو انہیں تو پوچھو تو عمران خان صاحب تو پوچھو, میرے کول تو نہیں ہے گا, میں نے تو جو تھا میری کاپی میں نے دے دی تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی جوڈیشل ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب دونوں کا جو اب ٹرائل ہے نا, اب وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہوگا. اور جب جو چالان ہے وہ عدالت میں جمع ہو جاتا ہے اور ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ملزم ہے یا ملزمان ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوتی عام طور پر. اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں اور اگر وہ ضمانت دے بھی دیتے ہیں, فرض کر لیں, ویسے تو وہ دیں گے نہیں, لیکن اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ضمانت دے بھی دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں یا پھر 9 مئی کے واقعات کے جو کیسز ہیں کھلے ہوئے ہیں اور جو ایکسٹرا دفعات ان پر لگی ہیں بڑی خطرناک, جن میں 10 سال کی قید ہے, عمر قید کی بھی سزا ہے, سزائے موت بھی ہے. 12 سزائے موت کا آج کل زمانہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سزائیں تو سختی ہیں. اور عمران خان صاحب کا سائفر کے معاملے میں یا دیگر کیسز میں 1 سال سے پہلے جیل سے باہر آنا ناممکن ہے. اور الیکشن جب ہوں گے تو بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے جو نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف جو درخواست تھی عمران خان صاحب کی تھی, تو اس کے حوالے سے انہوں نے ریکارڈ طلب کیا تھا کہ نیب میں ترامیم کے حوالے سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان کی لسٹ ہمیں دی جائے. تو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب جو ہیں ان سے وہ لسٹ مانگی گئی ہے. لیکن اب ہوں بندہ پوچھے نا تو کہ عمران خان صاحب اور جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا, وہ بھی بینیفیشل ہیں اس کے ترامیم کے, اور انہوں نے ہی درخواستیں اس کیس میں دائر کی ہوئی تھیں. اور عمران خان صاحب نے یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے 90 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ضمانت اسی قانون کے تحت لی, اور جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بھی اسی قانون کے تحت انہی ترامیم کے تحت جو ہے ان کی عبوری ضمانت ہوئی ہے اور وہ ابھی باہر ہیں. اور اس کے علاوہ جو نیب میں ترامیم کی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ جو پہلے ملزم ہوتا تھا جس کو پکڑتے تھے اس کا 90 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوتا تھا, تحویل میں جو نیب تھی وہ رکھ سکتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی 14 روز کا ہو جائے, حکومت نے کہا, جو سابقہ حکومت تھی, نیب نے کہا جی 14 دن میں تو نہیں ہو سکتی تفتیش. تو پھر اس کے بعد انہوں نے 30 دن کا کر دیا کہ جی چلو جی 30 دن کا انہیں کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو باہر سے کوئی پروف وغیرہ یہ منگواتے ہیں کسی کی کرپشن کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے یا کامے شکامے تھے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے, تو جو باہر سے کوئی لیٹر آتا تھا یا کوئی بھی پروف وغیرہ یہ لاتے تھے تو اس کی جو اتھینٹیکیشن ہے وہ فائنل ہوتی تھی کہ یہ جی فائنل ہے. لیکن یہ کہ اب اس کی بھی انکوائری ہوگی, چیک کیا جائے گا, اس کو ویریفائی کیا جائے گا, اس کے بعد پھر اس کو اٹیچ کیا جائے گا.
अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नैब में तरामीम के ख़िलाफ़ जो आई दरखास्तें हैं उन पे क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल फ़ैसला वो इमरान खान साहब के हक़ में ही करेंगे जैसा वो फ़ैसला कहेंगे। और इसके अलावा एक और अहम ख़बर वो ये है कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके हवाले से जो JIT तश्कील दी गई थी, जो ISI के उसमें नुमाइंदे थे, IB के ग्रेड 19 के उसमें अफसरान थे, इसके अलावा जो FIA के अफसरान थे, पुलिस के अफसरान थे, और उन्हें कहा गया है कि आप 15 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट दें और बताएं कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके हवाले से जो घटिया कैंपेन की गई ट्विटर पर भी, जो अब X हो चुका है, और जिस तरीके से ये सारा प्लान किया गया, किसने पैसे दिए, किसने ये ट्रेंड्स बनाए, तो पूरी जो रिपोर्ट है, जो पूरा मुसवदा है, वो जल्द ही अब वज़ारत दाखिला के सपुर्द किया जाएगा। और जो कुछ ख़बरें हैं वो PTI के हवाले से अच्छी नहीं हैं, और इमरान खान साहब दोबारा से इस केस में भी फंसने जा रहे हैं, और बुशरा बीबी जो हैं वो भी इस केस में फंसती नज़र आ रही हैं। मज़ीद ये कि जो उमर अयूब साहब हैं और इसके अलावा हम्माद अज़हर साहब का भी जो नाम है वो इस स्कैंडल में सामने आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं जो रोपोश हो चुके हैं, उनकी गिरफ़्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, और जो रियासत है उनको पता है कि ये कहां पर रोपोश हैं। और इसके अलावा जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से जिस तरह के कहा जाता है कि बड़ी गिरफ़्तारी होने वाली है, तो वो बुशरा बीबी हैं, और बुशरा बीबी की जो गिरफ़्तारी है वो तैयार है, और उनकी जो गिरफ़्तारी है वो अब इस वजह से भी अमल में लाई जाएगी क्योंकि अब इमरान खान साहब की फ़ैमिली में जिनसे उनका राब्ता है और जिनके ज़रिए वो पैगाम रसानी करते हैं, तो वो जो मेन सोर्स है वो बुशरा बीबी हैं। और बुशरा बीबी ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो कतरी शहज़ादे हैं उनसे 5 स्टार होटल में इस्लामाबाद में मुलाकात की, तो वो भी इसी वजह से बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त मिली थी कि इमरान खान साहब से पैगाम लेने के बाद देखें कि वो कहाँ जाती हैं, और हुकूमत ने फिर उनको फॉलो किया, और फिर जो खुरा है वो इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल तक पहुंचा, और उसकी बाकायदा CCTV फुटेज जो है वो भी रियासती इदारों के पास है। लेकिन ये जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, और रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये बात की है कि गैर मुल्की सफारतकारों को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो फ़र्दन इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं उनसे मिलें और वो ये बात करें कि जी इलेक्शन का जो मरहला है वो शफाफ होना चाहिए, और जो सब पार्टीज़ को यकसा मौक़े मिलने चाहिए। तो ये हमारी जो ख़ुद मुख्तारी है उसमें मुदाखलत है, तो ये उन्हें काम नहीं करना चाहिए, ये मामला गैर मुनासिब है। तो ये जो गैर मुल्की सफारतकार हैं या फिर कतरी शहज़ादे हैं या UAE के दीगर लोग हैं, जिनसे भी अगर इमरान खान साहब की के NRO के हवाले से मुलाकात होती है बुशरा बीबी की, तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई इसमें कामयाबी नहीं हुई है, या फिर अमरीकी कांग्रेस के लोगों से जो इमरान खान साहब के साथी अमेरिका में मिले हैं, वहाँ पे भी इमरान खान साहब को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और जो ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन कमिश्नर से जो शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी गिरफ़्तारी से पहले, या फिर रऊफ़ हसन साहब, या फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मिले, तो अब भी नाकामी का ही सामना करना पड़ा, बल्कि उल्टा शाह महमूद कुरैशी साहब को ही गिरफ़्तार कर लिया गया साइफ़र के मामले में। तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो PTI के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं मुश्किलात लेके आएंगे। अभी मुश्किलात कुछ हैं, आगे जाके PTI और इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।